हमारा जो स्वागत है वो अपने यूट्यूब चैनल बिंद्रास कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 केमिस्ट्री। ठीक है, क्लास 10 केमिस्ट्री इसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। ओके, क्लास 10 केमिस्ट्री वन चैप्टर, वन शॉर्ट फुल चैप्टर, यानी वन शॉर्ट करवाएंगे आपका फुल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसी वीडियो में आपका फुल चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। फुल चैप्टर 6 चैप्टर है, 6 लेक्चर में आपकी पूरी पूरी केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, वीडियो में आते का फायदा है क्योंकि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर में आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को बेटा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए क्या दिया हुआ है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा। क्या दिया हुआ बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट में, देख लीजिए। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में फर्स्ट का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। तो आपसे पूछ लिया जाएगा रासायनिक समीकरण क्या होता है। अगर बताया जाए रासायनिक समीकरण क्या होता है तो हम क्या बोलेंगे बेटा, किसी क्या किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, अभिकारक और उत्पाद। तो उसके बाद बेटा आगे हम पढ़ेंगे अभिकारक क्या होते हैं हमारे, उत्पाद क्या होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण इसमें ये फार्मूला दिया है, ये लिखा है जिंक। देखिए Zn जिंक क्रिया कराई देंगे हाइड्रोजन सल्फेट SO4 पे हमको पता है Zn प्लस होता है, SO4 पे क्या चार्ज होता है, माइनस आएगा। H2 किसमें टूटेगा, प्लस में टूटेगा। फिर इस पे बनेगा ZnSO4 बनेगा प्लस H2, ये क्या है हमारी हाइड्रोजन गैस है, ये क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, इस पे ऊपर की ओर साइन लग जाएगी। तुमको पता है ये बेटा हमारी क्या है, हाइड्रोजन गैस है। समझ में आ गया, ये हमारा रासायनिक समीकरण है। ठीक है, यही तो लिखा है बेटा इसमें, इसी रासायनिक अभिक्रियाओं को अभिकारक एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों से, ये रासायनिक सूत्र है, इन्हीं को प्रदर्शित करते हैं, इनका प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अभिकारक क्या होते हैं। अभिकारक वो होते हैं जो क्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया हुई जो उसमें भाग लेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे बेटा, अभिकारक कहलाएंगे। जैसे हम पहले कोई काम करते हैं, मान लीजिए खाना बनाते हैं, मान लीजिए आपको दाल बनाना है तो हम क्या डालेंगे, पानी डालते हैं, नमक डालते हैं, दाल डालते हैं, तो क्या उसमें भाग ले रहे हैं ना, तभी तो बनेगा बेटा। जब ये बना, जो सब मिलके मिक्स कर रहे हैं, बना रहे हैं, पहले सब भाग ले रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, अभिकारक। और जब बनके आपकी दाल तैयार हो जाएगी तो आपको क्या कहलाएगी, उत्पाद कहलाएगी। हमको पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं अभिकारक को, रिएक्शन बोलते हैं। जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होता है, देखिए आगे इसको कर देते हैं इरेज। देखिए दिया गया है अब की अभिकारक। ठीक है बेटा, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल दिया है Zn, लिखा है बेटा Zn H2SO4, ये हमारे दोनों क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया में भाग लेंगे। ये हमारे क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ये हमारे क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। फिर इसकी रिएक्शन करेंगे, अभी हमने बताया था, फिर से वही बन जाएगा, क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा, ZnSO4 बनेगा प्लस H2 बनेगा, ये हमारी गैस है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। उत्पाद क्या होता है, फिर आगे देखते हैं बेटा, उत्पाद ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर, यानी जो बताया था जो मिक्स होंगे उसके बाद जो दाल बनेगी, यानी संपूर्ण, यानी रिएक्शन जब पूर्ण हो जाएगी, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। देखिए इसके बाद जो हमको ये प्राप्त होगा ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या कहलाते हैं, अभिकारक। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर जो हमको प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसी तरह एग्जाम्पल दिया हुआ है, दोनों एग्जाम्पल सेम सेम मिल सकते हैं। ठीक है बेटा,
समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं फिर, और क्या देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, अगला पार्ट देखते हैं। देखिए अगला पार्ट, ये इतना बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखेगा बेटा, बहुत अच्छा दिखेगा। देखिए अगला पार्ट क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये समीकरण जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, नोट्स में जो लिखा हुआ है ये समीकरण तो रॉन्ग लिखा हुआ है। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ये समीकरण ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है बेटा, समीकरण, समीकरण होता है, क्या होता है, समीकरण होता है। ठीक है, रिएक्शन, समीकरण को क्या बोलते हैं, रिएक्शन, ये सॉरी, समीकरण को बोलते हैं बेटा इक्वेशन। समीकरण हमारी क्या होती है, इक्वेशन होती है, क्या होती है, इक्वेशन होती है। देखिए क्या दिया गया, संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी संतुलित का मतलब बैलेंस करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना, जैसे तराजू ले ली, इधर 5 किलो इधर भी, तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम सेम वेट होना चाहिए। उसी तरह इसको रासायनिक क्रिया को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं रासायनिक समीकरण। कैसे, वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्ष में समान हो। ऐसा नहीं ये वाला हमारा आधा किलो का है तो ये वाला हमारा 300 ग्राम का है, दोनों ही आधा किलो के होने के मतलब ये भी 500 ग्राम का है, तो बेटा ये भी हमारा कितना होगा, 500 ग्राम का होना चाहिए। ठीक है, अधिकारक हमको पता है, लेफ्ट साइड में जो होता है हमारा अधिकारक होता है, ऐसे खड़े हुए लेफ्ट साइड में अधिकारक होता है, राइट साइड में क्या होता है, उत्पाद होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है कि समान होती है संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए बेटा देखते हैं, मैंने क्या किया है, एफ ई, क्या लिया, एफ ई, इसकी रिएक्शन करा देंगे H2O के साथ, किसके साथ, H2O, H2O हमको बेटा पता है हमारा क्या है, जल है, तो क्या बनेगा, Fe3 बनता है, O4 बनेगा, प्लस हमको पता है ये क्या है, H2, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस यानी निकल जाएगी। अब देखिए जैसे बैलेंस करें, यहाँ पर Fe कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, इसमें उत्पाद में इधर कितना लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा, 3 लगा देंगे, तो यानी Fe हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है बेटा, ऑक्सीजन कितना आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन 1 दिख रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो 4 है तो यहाँ पर भी हम 4 लगा देंगे, तो हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया, बट 4 टू जाए, हाइड्रोजन कितने हो गए, एक इधर बेटा कितने लिखे हुए हैं 2, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। तो अब देखिए यही लिखा है क्या, अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में समान होते हैं, अभिकारक भी इधर समान है, इधर उत्पाद भी समान है। अभिकारक इधर देखिए Fe कितने लिखे हुए हैं 3, हाइड्रोजन कितने, एक, Fe जो हमारा है कितना है, 3 है, हाइड्रोजन कितने लिखे हुए हैं, 8 लिखे हुए, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे कितने हैं 4, ये हमारे किस साइड में लिखे हुए, अभिकारक। उत्पाद के साइड में देखिए Fe कितने लिखे हुए हैं 3, ऑक्सीजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन यहाँ से कितने लिखे हुए हैं 8, हाइड्रोजन क्या कितने लिखे हुए हैं 8, यानी दोनों साइड में इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, यानी समीकरण हमारा संतुलित संतुलित हो गया। ओके, अब देखिए अगला देखते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं बेटा, फिर देखेंगे नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, जैसे हमने हाइड्रोजन की रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, क्या बनेगा, H2O, हाइड्रोजन तो हमारे 2 हैं, ऑक्सीजन कितना है इधर 1 है, तो 1 करने के लिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, अब हमको पता है हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, यानी संतुलित हो जाएगी। ठीक है, अगला पढ़ते हैं रासायनिक, आगे देखेंगे। ओके बेटा, अगला देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते
ऊपर कर देते हैं इसको स्क्रॉल। देखिए इसका साइज और बड़ा। चलिए अब दिख रहा है बेटा? बिल्कुल दिख रहा होगा। देखिए क्या दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, तुमने बताया रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती हैं। उसी तरह एक बच्चा है, एक बच्चा या बच्ची, उसके तीन नाम, मम्मी पापा ने उसको कितने नाम दिए, उसके तीन नाम रख दिए। पहला संयोजन अभिक्रिया, कौन सा रखा, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा संयुग्मन अभिक्रिया। तीसरा क्या रखा बेटा, योगात्मक अभिक्रिया। क्या, संयोजन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया और क्या, योगात्मक अभिक्रिया। एक ही बच्चे के तीन तीन नाम हो गए। अगर एक उसको संयुग्मन बुलाओगे तभी भी वही बच्चा उठ के आएगा, योगात्मक बुलाओगे अभिक्रिया तभी भी वही उठ के आएगा, और संयोजन भी बुलाओगे फिर भी वही उठकर आएगा। तो पहले पहले हमारी संयोजन अभिक्रिया प्रकार बताते हैं, फिर आगे क्यों बताएंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन क्या होती है। ठीक है, पहला संयोजन है। दूसरा हमारा क्या है बेटा, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चौथा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। पांचवा है विस्थापन अभिक्रिया। छठा है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और सातवां क्या पढ़ेंगे, उपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकारक, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और आठवां है अपचयन अभिक्रिया, इसको रेडॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन। फिर नवा कौन सा है, रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इसमें देखिए एक एक बच्चे के दो दो नाम है, इसे उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एक ही का नाम है, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन डैश अपचयन अभिक्रिया, ये भी एक बच्चे का नाम है। तो पहला हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो बेटा इसको क्या कर देते हैं, इसको करते हैं ये। अगला देखते हैं संयोजन अभिक्रिया, कौन सा देखते हैं, पहला संयोजन अभिक्रिया देखते हैं बेटा। वन शॉट मैंने बताया, वन वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा, वन शॉट। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, संयोजन अभिक्रिया देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसके ऊपर चलाते हैं। चलिए देखिए बेटा, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन क्या क्या होती है, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। देखिए इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण दिया है कोयले का दहन, कोयले का दहन यानी कार्बन की रिएक्शन कराएंगे O2 के साथ, तो क्या बनेगी, कार्बन डाई ऑक्साइड बनेगी। कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाई बेटा ऑक्साइड बनेगी। देखिए इसमें अभिकारक है, ये हमारा क्या है बेटा, अभिकारक, इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक। जो ये बन के तैयार हुआ है इसको बेटा क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया। इसके तीन नाम मैंने बताए थे, इसके कितने नाम है बेटा, तीन नाम बताए थे। ठीक है, अगला उदाहरण है जैसे जल का निर्माण, हाइड्रोजन H2 की रिएक्शन करा देंगे O2 के साथ, तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्या बनता है, H2O बनेगा। जब इसको बैलेंस करनी हो तो बेटा देखते हैं, इधर ऑक्सीजन दो इधर एक है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, दो। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, चार। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितने हो गए, दो। तो यहाँ पर भी दो लगा देंगे, तो इससे क्या होंगे, हाइड्रोजन भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। गंधक का दहन यानी एस की क्रिया O2, तो क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। ठीक है, अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण यानी हम जो कैल्शियम की रिएक्शन कराते हैं, इसकी बेटा
कैल्शियम की रिएक्शन कराते हैं, किसकी? कैल्शियम की। ठीक है, देखते हैं कैल्शियम की रिएक्शन कराते हैं किसकी? कैल्शियम की। देखिए कैसे रिएक्शन कराते हैं, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कैल्शियम 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 हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है? जब हम बेटा कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, क्या कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, किसके साथ? वाटर के साथ। हम इसको लिखते हैं HOH लिखते हैं, ठीक है, H2O लिखा हुआ है। तो जब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे तो हमको पता है CaOH का, CaOH का ये क्या बन जाता है? होल ट्वाइस बन जाता है। इसको बोलते हैं बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण ऐसे होता है। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? वियोजन अपक्रिया। इसके बाद पहला था हमारा संयोजन, दूसरा देखेंगे वियोजन अपक्रिया। तो इसको क्या कर देते हैं बेटा? इसको हम इरेज कर देते हैं, आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ना है हमको? वियोजन अपक्रिया। संयोजन तो हमारी हो गई, अब हमको कौन सी पढ़नी है? वियोजन अपक्रिया। वियोजन ये, हाँ, ये हमारा वियोजन अपक्रिया। देखिए दूसरी थी हमारी वियोजन अपक्रिया। देखिए बेटा हाँ बेटा, देखिए वियोजन क्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद मिलकर, क्या, दो या दो से अधिक, सॉरी, हाँ, एकल अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? वियोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया का उल्टा होता है। संयोजन अपक्रिया में क्या होता था? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो वियोजन क्या हो जाएगी? जिसमें एकल अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, वो हमारी क्या कहलाएगी बेटा? वियोजन अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो देखिए लिखा है वह क्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या बोल देंगे बेटा? वियोजन अपक्रिया बोलते हैं। देखिए उदाहरण दिया है फेरस सल्फेट की वियोजन अपक्रिया। फेरस सल्फेट की वियोजन अपक्रिया, Fe2SO4 को हम जब रिएक्शन कराएंगे, जब इसका वियोजन कराएंगे तो ये किसमें टूटता है? Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 में टूटेगा। ये हमारा क्या हो गया? वियोजन हो गया, किसका? फेरस सल्फेट का। फिर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? संगमरमर का सूत्र है, संगमरमर का सूत्र लिखा हुआ है। ये CO3 होता है। क्या होता है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन जब कराएंगे तो हमको पता है CaO बनेगा और क्या बनेगा? O2 बनेगा। CaO बनेगा और O2 बनेगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन कराएंगे तो क्या बनेगा? CO बन जाएगा प्लस CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। ठीक है बेटा, अगला बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहले इसको इरेज कर देते हैं, बढ़िया चिकना मोड बना देते हैं। देखिए तीसरा है सिल्वर ब्रोमाइड भी एक प्रकार की वियोजन अपक्रिया है। सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr की हम क्या करा रहे हैं बेटा? वियोजन। तो Ag टूटेगा और Br टूटेगा, यानी Ag बन जाएगा और Br अलग हो जाएगा। यहाँ पे 2 लगा हुआ है, इसको 2 लिखा जाता है, सिंगल लाइन लिखा जाता है, यानी Br2 लिखा जाएगा। जब इधर भी 2 लग जाएगा तो इधर भी 2 लग जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए हमने इसकी रिएक्शन कराई, AgBr का वियोजन किया तो ये 2 टर्म में टूटेगा, Ag और Br2।
अगर टू इधर लगा है तो टू इधर भी लगा देंगे, अगर टू ए बी के आगे लग गया तो इधर क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया बेटा। फिर उष्मा, आगे बढ़ते हैं, उष्मा क्षेपीय क्रिया क्या होती है। उष्मा क्षेपीय क्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें, और इसका देखिए यूज किसमें किया जाता है, ठीक है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किसका, जो सिल्वर ब्रोमाइड की एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला है बेटा उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। क्या बेटा, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा किसके, ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, उसे उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन यानी अमोनिया की क्रिया, प्राकृतिक गैस CH4 की क्रिया किससे करानी है, O2 से करानी है। तो जब रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, जल बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, H2O बन जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, ठीक है बेटा। अब इन सबको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं, ओके बेटा। अगला है हमारा, क्या है, अगला क्या देखेंगे, देखिए, हाँ उष्मा क्षेपी हो गई। अब उष्मा शोषी क्रिया पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे, उष्मा शोषी क्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, उष्मा शोषी क्रिया क्या होती है, देखिए। अगला ऐसा एग्जाम्पल था, शासक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी उष्मा क्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, इसका उष्मा क्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। यानी शासक सब्जियों का विघटित कम होकर कंपोस्ट बनना भी उष्मा उष्मा क्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए। ये दिख रहा है, क्या पढ़ते हैं, उष्मा शोषी क्रिया क्या होती है, जिन क्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होती, अवशोषित होती है, यानी अपनी तरफ खींच ली जाती है, अवशोषण होता है, उसे उष्मा शोषी क्रिया कहते हैं। जो उष्मा अपनी और खींचती है, उष्मा शोषी क्रिया उदाहरण है हाइड्रोजन और आयोडाइड की रिएक्शन जब कराएंगे तो साथ में ऊर्जा अवशोषित हो जाएगी अपनी, और क्या होगी, खींच ली जाती है ऊर्जा। तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऊर्जा ले लेंगे। हमको इसमें बताया क्या होती है, ऊर्जा अवशोषण हो जाती है, और शोषण यानी अवशोषित अपनी ओर हो जाती है। इसमें उष्मा क्षेपीय क्रिया में क्या होता था, ऊर्जा उत्सर्जित होती थी। ठीक है, ऊर्जा यानी उत्सर्जित होती थी। इसमें क्या हो सकता, क्या होता है, अवशोषण होता है, अवशोषित हो जाती है अपनी और अंदर आ जाती है, उसको अंदर ले लिया जाता है। उसमें क्या होता था, बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है, उसमें तो समझ में आ गया होगा बेटा। फिर पढ़ते हैं विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। विस्थापन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए ए और बी, ये क्या है, घनिष्ठ मित्र थे। क्या थे बेटा, घनिष्ठ मित्र थे। ठीक है, तो जब इसकी रिएक्शन कराएं तो ए वाले, ए बी ये दोनों साथ में, बी और सी मान लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों घनिष्ठ मित्र थे। ये दो ए बी, बी और सी क्या है, बहुत सच्चे मित्र थे। जब इसकी रिएक्शन कराएं तो ये बी वाले को हटा दिया, क्या बन गया, ए सी प्लस बी बन गया। ए सी प्लस क्या बन गया बेटा, बी। तो इसको लात मार के खेद दिया, तीसरा वाला जब आया तो दूसरे वाले को लात मार के खेद दिया, तो हमारी क्या बेटा हो जाएगी,
विस्थापन अपक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विस्थापन अपक्रिया। समझिए, देखिए बेटा, ठीक है, क्या होती है हमारी विस्थापन अपक्रिया हो जाएगी। करवाते हैं रिएक्शन और देखिए, देखिए क्या, जिंक, जैसे मान लीजिए क्या लिया है, जिंक की क्रिया किससे कराई गई है? कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, ये दोनों मैंने, कॉपर, कॉपर सल्फेट, ठीक है, जिंक, देखिए कॉपर, कॉपर और सल्फेट ये दोनों सकते हैं तरफ से। तो क्या किया, ये आया बहुत तेज से, ठीक है, ये आया जिंक ने कॉपर की एक लात मारी, क्या मारती है, लात मारी सी, और इसकी दोस्ती दी तोड़, तो ये इसके साथ जुड़ गया, क्या बचा, Zn SO4, फिर प्लस का कॉपर अलग निकल गया, इसको मार दिया, भगा दिया, यानी दो पार्टी के बीच में थर्ड जब पार्टी आ जाती है तो वहां पे क्या होता है, विस्थापन अपक्रिया, ये हमारी क्या होगी बेटा, विस्थापन अपक्रिया हो गई। दूसरा एग्जाम्पल है Fe, फेरस की क्रिया करानी है कॉपर सल्फेट के साथ, तो फिर से इस कॉपर के मार देगा ला, तो Fe फेरस सल्फेट बन जाएगी, FeSO4 प्लस कॉपर, तो ये हमारी कौन सी अपक्रिया हो गई बेटा, विस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया हो गई, विस्थापन अपक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम आपका ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, देखिए हो गई विस्थापन अपक्रिया। आगे देखते हैं, ये कौन सी है, द्विविस्थापन अपक्रिया। अब क्या पढ़ेंगे विस्थापन के बाद, द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है, ठीक है बेटा। अब देखिए द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है, क्या, द्विविस्थापन अपक्रिया वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वे अपक्रियाएं आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी माइनस प्लस का आदान प्रदान होता है, आयन द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है, आयन कटायन। ठीक है, उदाहरण है Na2SO4 BaCl2 की रिएक्शन कराए तो क्या बन जाएगा, इससे होता है माइनस, इससे होता है प्लस, तो ये इसके पास जाएगा, बेरियम सल्फेट बनेगा, BaSO4 बनेगा, इससे प्लस होता है, Cl पे क्लोरीन पे माइनस होता, तो ये इसके पास जाएगा, तो क्या बन जाएगा, BaSO4 बेटा प्लस NaCl बन जाएगा, ये बेरियम सल्फेट है, क्या है, सोडियम क्लोराइड, नमक का फार्मूला है, किसका बेटा, नमक, NaCl, NaCl। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा है, द्विस्थापन के बाद अगला है उपचयन अभिक्रिया। क्या, उपचयन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, इसकी ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया में, तथा हाइड्रोजन का त्याग हो, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन की वृद्धि हो, मान लें ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच रहा है और हाइड्रोजन पे लात मार रहा है कंटार, तो वहां पे क्या आ जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। देखिए जैसे मैग्नीशियम की क्रिया कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बन जाएगा, MgO बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्या ऑक्सीजन की क्या हो रही है बेटा, वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन बढ़ गया, देखिए यहाँ पे Mg था, यहाँ पे क्या हुआ, इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये हमारा क्या हो गई बेटा, उपचयन अभिक्रिया हो गई। दूसरा है कॉपर क्रिया, ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, क्या बनेगा बेटा, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही है, जुड़ रही है, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है, हाइड्रोजन को हटाया जा रहा है, ऑक्सीजन को जोड़ा जा रहा है, तो हमारी उपचयन अपक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, उपचयन अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं, नेक्स्ट है उपचयन अपक्रिया हो गई, ये अभी दो पार्ट बचे हुए हैं, थोड़ा सा श्वसन एक उष्मा क्षेत्री, अच्छा श्वसन
ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण रह गया था। चलिए इसको भी बता देते हैं। तीसरा ऊष्माक्षेपी का, ठीक है। चलिए छूट गया था, ऊष्माक्षेपी वाले में लिखना है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। श्वसन क्या है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए, यानी मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी? ऊर्जा की। बिना ऊर्जा के तो हम चल भी नहीं सकते। आप खाइए ना, पिए पीजिए ना, तो आपकी जब ऊर्जा नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, तो क्या आप चल सकेंगे, रह सकेंगे? बिल्कुल नहीं बेटा, रह सकेंगे। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। जिससे अभी हमने बताया, ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है बेटा? भोजन से प्राप्त होती है। कहाँ से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। कहाँ से? भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय, पाचन क्रिया के समय जब खाना पचाते हो, पाचन क्रिया, पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं। खाद्य किसमें टूट जाते हैं? पदार्थों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या? आलू, चावल हो गया, आलू हो गया था, ब्रेड में क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या हमको प्राप्त होता है? ग्लूकोज, जिसको पानी बोलते हो। पानी जो आपको चढ़ता है, बीमार होते तो ग्लूकोज लगा देता है डॉक्टर हो, तो क्या हमको प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या बेटा प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। या ग्लूकोज, ग्लूकोज बोलते, ग्लूकोज बोल रहे हैं, ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित, ग्लूकोज क्या करता है? हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। पहले हम क्या खाएंगे? चावल खाएंगे, आलू खाएंगे, ब्रेड खाएंगे, तो हमारे में क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। और ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर, ऑक्सीजन के साथ में मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है। इस अपक्रिया का नाम श्वसन है। क्या है? श्वसन है। ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। अगर पूछा जाए श्वसन अपक्रिया क्या होती है, तो आप ये बता सकते हैं। जैसे ये ग्लूकोज फार्मूला है C6H12O6, इसकी रिएक्शन कराएंगे O2 के साथ, किसके साथ? O2 यानी ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2 बनेगा, और वाटर बनेगा, और क्या बनेगी बेटा? ऊर्जा। अभी ऊष्माक्षेपी में क्या होता था? ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ऊर्जा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी में। ऊष्माक्षेपी में क्या होती है? ऊर्जा अवशोषित होती, अवशोषण होता है ऊर्जा का। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए ये बचा हुआ है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने बताया था वन शॉट में आपका फुल चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, फुल चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। देखिए आगे देखिए बेटा, ठीक है। अपचयन क्रिया, अपचयन क्रिया क्या होती है? उपचयन देख लिया, अब अपचयन देखते हैं। उपचयन में क्या होता था? ऑक्सीजन का वृद्धि होती थी। ऑक्सीजन के नहीं, ऑक्सीजन का नहीं, ऑक्सीजन की वृद्धि होती थी, हाइड्रोजन का त्याग होता था। तो अपचयन में क्या हो जाएगा बेटा? हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन के लाभ बाहर निकाल दिया जाएगा, तो हमारी अपचयन क्रिया कहलाएगी। क्या बेटा? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि, क्या हो? हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का त्याग हो, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, कार्बन यानी कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ बेटा? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ से देखिए ऑक्सीजन का क्या हो रहा? त्याग हो रहा। ऑक्सीजन निकल गई कॉपर के सामने, और हाइड्रोजन क्या हुआ? जुड़ गया। हाइड्रोजन क्या हुआ? जुड़ गया। यही तो लिखा बेटा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हुई, ऑक्सीजन का त्याग हो गया, वो हमारी अपचयन अभिक्रिया। उपचयन क्या होती है? जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है,
हाइड्रोजन का त्याग होता है वो हमारी क्या क्रिया कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा। दूसरा है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती है, रेडॉक्स मतलब हाइड्रोजन, एक मान लो उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन का त्याग होता है। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन का त्याग होता है। और जिस अभिक्रिया में ये दोनों चीजें पाई जाएं, जिस आदमी के अंदर दोनों गुण पाए जाएं, बेईमान भी हो ईमानदार भी हो, तो क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। देखिए बेटा, जैसे उदाहरण है, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ करा रहे हैं बेटा, हाइड्रोजन के साथ। तो देखिए यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, क्या हुआ बेटा, ऑक्सीजन हट गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। उपचयन, देखिए यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, उपचयन अभिक्रिया। और ये जो दोनों इसी अभिक्रिया में गुण पाए जाते हैं, ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, दोनों का, इसमें दोनों गुण पाए जा रहे हैं, दोनों चीजें हो रही हैं, तो ये क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। क्या बेटा कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं, ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया, ओके, अब इसमें थोड़ा सा ये हटा देते हैं, कहाँ पे आ गया रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया के बाद देखिए, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। दैनिक जीवन में हम क्या देखेंगे, उपचयन अभिक्रियाओं के कौन कौन से प्रभाव हैं। बेटा देखिए, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। ठीक है, तो पहला बेटा है, इसको थोड़ा सा ऑफ साइड कर देते हैं, देखिए उस साइड में दिख नहीं रहा होगा, तो इधर साइड दिया, अब देखिए बढ़िया दिख रहा होगा। ठीक है, क्या है, संक्षारण। क्या, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। संक्षारण, संक्षारण मीन्स होता है उसका जंग लगना। जंग कब लगती है, जब ज्यादातर बारिश होती है, जब बाहर नमी यानी लोहे की जाल दीजिए बाहर, नीचे से नमी लगेगी, हवा चलेगी, तुरंत क्या होगी, जंग जंग पड़ जाती है। देखते होंगे हरे हरे धब्बे पड़ जाते हैं, क्या होता है, संक्षारण कहलाता है। तो साइंस के लेवल में क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। देखिए संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब यह संक्षरित हो जाती है। क्या हो जाती है, संक्षरित हो जाती है। इस प्रकार इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बेटा कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। उदाहरण है आपका, चांदी के ऊपर काली परत, यानी चांदी जब संक्षारण होता है तो चांदी के ऊपर काली काली परत काली काली परत पड़ जाती है, यानी से पायल वाली मम्मी लोग आपको पहनती है या सिस्टर को पहनती है, तो उसको देखेंगे काली काली काले काले हो जाती है, तो किसके कारण होता है, संक्षारण के कारण होता है। बेटा किसके कारण होता है, संक्षारण के कारण होता है। और तांबे के ऊपर हरे परत चढ़ना, और तांबे जो तांबा होगा उसके ऊपर हरी हरी परत चढ़ जाएगी। लोहे पर जंग लगना, अभी हमने बताया ना, लोहे पर जंग लगना, ये सब किसके उदाहरण है, संक्षारण के, किसके, संक्षारण के। विकृत गंधिता क्या होती है, आगे देखेंगे बेटा, विकृत गंधिता क्या देखेंगे, विकृत गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता देखते हैं। ठीक है बेटा, विकृत गंधिता क्या होती है, फिर साइंस में क्या गए, इसको कर देते हैं पहले, यानी रब कर देते हैं, विकृत गंधिता बताते हैं। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर, तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, विकृत गंधी हो जाते था, इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाएगा बेटा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे इसमें प्रति ऑक्सीकारक, क्या होता है, इसमें प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर अथवा भोज्य पदार्थों को निर्वरित पात्रों में रखकर अथवा इनमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके, तो कैसे नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को
रोका जा सकता है। जैसे जब खाते हो, जो चिप्स खाते हो टेढ़े मेढ़े खाते हो, उसमें क्या होती है प्रक्रिया, ये होती है गलिता, तो उसमें क्या पन्नी भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस भरने के कारण ही बेटा जो होते हैं नम नहीं होते हैं। देखिए उदाहरण क्या दिया हुआ है, आलू की चिप्स, आलू की जो चिप्सें खाते हो उसकी थैली में नाइट्रोजन प्रवाहित करके क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है। क्या उपचयित ना हो, ठीक है, उपचयित होने से बचाया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये गुरु चैप्टर था, वन शॉट फुल चैप्टर, 6 चैप्टर, 6 वीडियो में 6 लेक्चर में आपकी पूरी केमिस्ट्री क्लास की पढ़ा देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में कॉन्सेप्ट जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।